गाइस वेलकम बैक इन इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान। अब बात हो रही है चैप्टर 2 के अंदर। अपन पार्ट 2 में आ गए। इन प्रीवियस वीडियो हमने 7 QC टूल्स के बारे में पढ़ा, प्रोसेस क्वालिटी के बारे में पढ़ा। अब पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग नाम से ही पता चलता है सैंपल लेना है किसी बड़े आउटपुट के थ्रू, बस यही है। इट इज ए सिलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टारगेट पॉपुलेशन या प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। सैम्पलिंग इज फ्रीक्वेंटली यूज बिकॉज गैदरिंग डेटा और एवरी मेंबर ऑफ टारगेट पॉपुलेशन और एवरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो कुल मिला के यही बात है, कोई बड़ा सा पॉपुलेशन ले लो या किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट ले लो, उसके अंदर से कुछ सैम्पलिंग डेटा ले लेंगे, ठीक है। हमें पूरे डेटा को मतलब एक एक चीज़ को अपन को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अपन एक छोटा सा सैंपल लेंगे और उसी के अंदर चीज़ें करेंगे। तो यही होता है अपना सैम्पलिंग प्रोसेस। इसके अंदर आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इट इज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गिवन रैंडम सैंपल बेस्ड स्टैटिस्टिक। तो कुछ ही नहीं है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। और किसका फाइंड आउट करना है? ये आपका एक गिवन रैंडम सैंपल बेस्ड ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स होगा आपका, कुछ गिवन रैंडम सैंपल दे देंगे, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। करना कैसे है? आपको यूज करना पड़ेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो इस टाइप की टेस्टिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन हो गई आपकी और आपका यहाँ पर कुछ सैंपल हो गया इसी पॉपुलेशन में जाए। अब देखो इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि आपको टेस्टिंग यूज टू डिटरमाइन द चॉइस इज मेड बिटवीन द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन ए सैंपल, ठीक है। आपको चॉइस बनानी है कि क्या वो जो सैंपल आपने निकाला है वो नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब ये दोनों होते क्या है वो देखो। नल वाले में क्या होता है, 20% फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट सेम, यानी कि जो पैरामीटर और स्पेसिफिक वैल्यूज होती है ना, पैरामीटर जो आपने लिए है और स्पेसिफिक वैल्यू जो आपने निकाली है, वो अगर दोनों सेम है, ठीक है, और वो आ गया आपका नल के अंदर, यानी कि कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिला है, बिल्कुल एज इट इज है जो आपने प्रीवियस रिजल्ट निकाला था कुछ दूसरे सैंपल का। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुल मिला के यहाँ पर एक सैंपल लिया बहुत बड़ा, ठीक है। अब इसके ये पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें से 2 सैंपल ले रहा हूँ मैं। एक सैंपल निकाला, वैल्यू निकल गई, ठीक है। दूसरा सैंपल निकाला, वैल्यू निकल गई। तो ये बोल रहा है कि अगर पिछले वाले से 20% भी मैच हो जाता है तो ये नल हाइपोथेसिस में काउंट होएगा, या एज इट इज डिट्टो आ जाता है तो नल हाइपोथेसिस में आता है। बस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है पैरामीटर और स्पेसिफिक वैल्यू के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर अपन को कुल मिला के टेस्ट करने हैं। तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सो टेस्ट आपके हो गए, देखो यहाँ पे आ जाओ। x² हो गया, t स्टूडेंट हो गया और फिशर z होता है, ठीक है। फर्स्ट वी डू द टेस्ट देन वी डिटरमाइन इज इट नल और अल्टरनेटिव, ठीक है। सबसे पहले आप टेस्ट करोगे, उसके बाद नल वाला जो मैंने बताया अलग अलग, ठीक है। तो उसको करने के लिए अपन एक रेंज यूज करते हैं। रेंज कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए ये भी पता होना चाहिए। तो अपन यूज करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके, दिस वन, एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस C। दोनों को ऐड करते हैं 1, यानी 100% मिलकर बनता है। लाइक दिस 5% ये निकला है तो 95 ये हो गया, कुल मिला के 100। ऐसे 1 है ये तो ये 99, तो कुल मिला के 100 हो गया। अगर आपका रिजल्ट जो भी निकाला आपने उसका रिजल्ट आपका लेस देन 5 निकलता है तो वो नल के अंदर आएगा। अदरवाइज वो सारे किस में जाएंगे, बाकी किस में जाएंगे, अल्टरनेटिव में जाएंगे। तो ये था हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करने वाला हूँ नया चैप्टर, मतलब नया टॉपिक है अपना रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन आपने पढ़े होंगे ML के अंदर, तो वही है, कुछ भी नहीं, आपको एक एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर वेरिएबल्स, ठीक है, और उनके वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड है। देखो रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्यों बोला गया बताऊंगा। ये इसके 3 टाइप होते हैं, लीनियर, मल्टीपल एंड नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर क्या होता है, आपका एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल और क्या होता है दूसरा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप लाइक y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई। तो y आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये x के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आ गया आपका इंडिपेंडेंट। ओके, जो b है इसके आगे कोई भी वैल्यू होगी वो स्लोप के अंदर काउंट होती है। ये इंटरसेप्ट होता है, a आपका हमेशा एडिशन में आता है, और कोई एरर अगर आपके रिग्रेशन में है तो वो उसको e से शो कर दिया, ये 0 होती है मोस्ट ऑफ केस में, ठीक है। मल्टीपल, मल्टीपल में क्या होगा, वी विल हैव वन डिपेंडेंट वेरिएबल बट मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उनके बीच की रिलेशनशिप एस्टिमेट करनी होती है। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखने को मिलता है, लाइक a प्लस बी एक्स वन सी एक्स वाई डी एक्स थ्री एंड सो ऑन प्लस ई, लास्ट में आपका आ गया। नाउ सी लाइन ऑफ द रिग्रेशन ऑफ y। अब किसकी रिग्रेशन ढूंढ रहे अपन, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। ये वर्टिकल केस में आता है, तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ये सब परपेंडिकुलर देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है। इसी प्रकार लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स की निकाल रहे हैं इस बार ऑन वाई पर, तो ये हॉरिजॉन्टल केस में आता है, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं ओके। पैरेलल केस में अपोजिट, जस्ट अपोजिट, डी ऊपर है डी नीचे, इसमें तो यहाँ पर आ रहा था फिर यहाँ पे आ रहा था। अब इसी में दो चीज़ होती है, मेथड ऑफ स्कैटर डायग्राम जो आपको मैंने पहले पढ़ाया था स्कैटरिंग में, तो देखो इस टाइप से मतलब उस लाइन के अलोंग ही आपके वेरिएबल्स पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग के केस की तरह हो गया ये, ठीक है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वो अपनी लाइन की इक्वेशन फॉलो करता है, बट इसके पॉइंट्स वो चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं, पर्टिकुलर इसकी तरह फॉलो नहीं करते हैं लाइन को ओके। तो ये हो गया अपना रिग्रेशन एनालिसिस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बात कर रहे हैं अब लेटेस्ट टॉपिक अपना अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस और मीन तो आपने पढ़े होंगे मैथ के अंदर, वो हिंदी में क्या कहते हैं मध्य माध्यिका, ठीक है कोई चीज़ है। तो अनोवा का यूज के अपन एनालिसिस किसका कर रहे हैं, वेरिएंस का, ठीक है। तो डिजाइन टू टेस्ट मीन बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस अपन को पता है मीन की वैल्यू किससे निकलती है, वेरिएंस के थ्रू। तो यही बोल रहा है कि अपन को टेस्ट करना है मीन्स को, अलग अलग मीन्स को टेस्ट करना है बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट एस्टिमेट ऑफ द वेरिएंस ओके। अलाउड फॉर 3 एंड मोर ग्रुप्स, इसके अंदर एक कैसे कि 3 एंड मोर ग्रुप्स के अंदर अलाउ किया जाएगा ये, ठीक है। मीन्स कैसे निकलता है 3 एंड, ठीक है 3 एंड मोर के केस में लेके चल रहा है, बाकी मीन तो 2 के अंदर वही अपना एग्रीगेट निकाला जाता है, ठीक है। सो यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स दैट स्प्लिट और ऑब्जर्व एग्रीगेट मीन वेरिएबल फाउंड इनसाइड ए डेटा सेट इनटू 2 पार्ट्स, सिस्टमैटिक एंड रैंडम फैक्टर, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कुल मिला के, हमें देखना है, हमें स्प्लिट्स करना है किनको, एग्रीगेट वेरिएबल्स को, ऑब्जर्व्ड एग्रीगेट वेरिएबल्स को जो फाउंड हुए हैं इनसाइड डेटा सेट। और कौन से डेटा सेट है, एक तो गिवन डेटा सेट है आपके, एक नॉन गिवन रैंडम फैक्टर में आते हैं, और गिवन होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं, ठीक है। कुल मिला के अपन को उनको फाउंड करना है। अनोवा टेस्ट टू डिटरमाइन इन्फ्लुएंस दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पास डिपेंडेंट वेरिएबल होना ही चाहिए। अब एफ इक्वल टू वैल्यू निकलती है एम एस टी अपॉन एम एस इन, ठीक है। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, और ये हो गया आपका अनोवा का कोफिशिएंट ओके। सो नाउ फाइनल वन, एक और इसकी डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एनी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 3 एंड मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप्स का जो मीन निकलता है उसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या होता है, अनोवा होता है, और कह सकते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। कुल मिला के यही बात है। अब एक और फॉर्मूला बनता है अपना ये वाला, इसके अंदर समझो एक तो बिटवीन वेरिएंस होता है, क्या होता है, एक तो बिटवीन वेरिएंस होता है, एक होता है क्लिंथिन वेरिएंस, ठीक है। इसका वैल्यू होता है एम एस एस बी आ गई ये, और ये इसको के करो यार, डब्ल्यू नहीं के ओके। एम एस एस के यहाँ पे आता है मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन वेरिएंस, यानी ड्यू टू ग्रुप्स के कारण जो होता है वो बिटवीन वेरिएंस के अंदर आता है, और ड्यू टू इंटरनल वेरिएशन के कारण वो आपका आता है क्लिंथ में, और ये आपका आता है एरर्स में, ठीक है। तो ये हो गया अनोवा। आई होप आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं करना है अपन को, क्या काफ़ी सारे मीन्स निकालने हैं बाय यूटिलाइजिंग डिफरेंट एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएशन। एक और चीज़ यहाँ पे देख लो, इन्फ्लुएंस करता है दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन, एंड थर्ड वन इज मेन एंड इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एनी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ 3 एंड मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, दैट्स ऑल। और ये 2 फॉर्मूला अनोवा कंप्लीट, और एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप। नाउ न्यू टॉपिक, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर ये बना लिया तो आपने अपनी कंपनी, अपने प्रोजेक्ट, अपना टाइम सब कुछ बचा लिया। ये होता है DOE। सो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स विद द प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिंग, analyzing and interpreting control tests to evaluate the factors that control the value of parameter and group of parameters। हमें ऐसी चीज़ों को कैलकुलेट करना है जो कंट्रोल करते हैं पैरामीटर्स या ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स को, कैसे प्लानिंग करके, कंस्ट्रक्ट करके, एनालिसिस करके, इंटरप्रेट करके। और इसको करने से बेनिफिट ये क्या है, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट रन्स, ट्रायल्स, बिल्ड, सेविंग प्रोजेक्ट टाइम। बिल्कुल नंबर ऑफ टेस्ट रन बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन होगा, तो अपन उसके कोरस्पॉन्ड चलेंगे। लाइक अपने पास पहले ही एल्गोरिथम है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोड बन जाएगा और अपना काम आसान हो जाएगा, ठीक है। टीम
ठीक है। प्रोजेक्ट टीम कैन आइडेंटिफाई दैट फैक्टर दैट मस्ट हैव मोस्ट एंड लीस्ट इम्पैक्ट ऑन ऑब्जेक्ट आउटपुट सॉरी। सो अगर ये DOE यूज करती है टीम, तो इससे पता है क्या होगा, वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन से फैक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं आउटपुट पर और कौन से बहुत कम डाल रहे हैं। तो फोकस मेन किसके पर रहेगा, मोस्ट वाले पर। तो ये भी आइडेंटिफाई हो जाता है DOE के थ्रू। नाउ वी हैव सम स्टेप्स फॉर फॉलोइंग द DOE। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ लेवल सेटिंग फॉर ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि सभी की नंबर ऑफ लेवल्स भी डिफाइन करने हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपने सिलेक्ट किया है। उसके बाद ऑर्थोगोनल एरे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको असाइन करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ईच कॉलम, जितने भी कॉलम निकले ऑर्थोगोनल एरे में उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक एक करके असाइन करना है। फिर कंडक्टिंग करना है एक्सपेरिमेंट को। ये सब होने के बाद एक्सपेरिमेंट चलाना है, फिर आपको देखना है क्या आउटपुट निकलेगा। तो उसके लिए आपको एनालिसिस करना है डेटा को, फिर इंटरफेरेंस करना है फाइनली, यानी कि कुछ चेंजेस करनी है तो वो आप फिर फर्दर चेंज करोगे इसमें। तो आप इसको एक बेटर एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो यूजिंग दिस डायग्राम। कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप प्लान करते हो, ठीक है, किसी भी टेस्ट का, उसको फिर मेजर करते हो आउटपुट आने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हो सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, आपने मेजर कर लिए आउटपुट को। इसके बाद आप बोलोगे कि इसमें और क्या एड ऑन किया जा सकता है जिससे मेरा और अच्छे से वर्क हो। तो आइडेंटिफाई कर रहे हो आप सिग्निफिकेंट फैक्टर्स को, उसके अकॉर्डिंग फिर आप नया मॉडल बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। फिर उस नए मॉडल को चेक कर रहे हो कि क्या वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, और साथ के साथ उसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता। तो फिर वो फर्दर जाएगा और यहाँ पे ऑप्टिमाइज होकर फाइनल आउटपुट अपन को दे देगा। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आती है, लाइक फिट क्वाड्रेटिक मॉडल आता है, एक क्रिएटिंग स्क्रीन डिजाइन आ गया, फिट लीनियर मॉडल आ गया, क्रिएटिंग मॉडलिंग डिजाइन आ जाता है। तो ये हो जाता है यहाँ तक आपका DOB फिनिश। इतना लिख दोगे सफिशिएंट है। चलें नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग अभी पढ़ी है अपन ने, वही है, ये है डिसीजन मेकिंग टूल। कुछ भी नहीं है, इट इज डिफाइंड एज द सैम्पलिंग इंस्पेक्शन इन विच डिसीजंस आर मेड टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस। यानी किसी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है, उसका इंस्पेक्शन के लिए अपन एक्सेप्टिंग सैम्पलिंग प्लान यूज करते हैं। लाइक मैं आपको बताता हूँ सैम्पलिंग प्लान क्यों बनाए जाते हैं, ताकि अपन को पूरा डेटा नहीं पढ़ना पड़े और उसके थ्रू अपन देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट सही है और कौन से गलत है, या कौन सी सर्विस अच्छी दे रही है और कौन सी खराब दे रही है, कौन से फीचर डालने पर प्रॉब्लम आ रही है और नहीं आ रही है, लाइक दिस। ओके, तो इसमें दो टाइप होते हैं, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग एंड वेरिएबल सैम्पलिंग। पहले देखते हैं ये, ठीक है। तो वेरिएबल सैम्पलिंग में सबसे पहले अपन को डेटा चाहिए मेजर करने के लिए एंड डिसीजन बनाने के लिए। तो नीड्स मेजरमेंट टाइप डेटा एंड डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन ओनली ऑन वन सच मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, ओनली वन, केवल एक ही मेजरमेंट होना चाहिए एट ए टाइम। ओके, एट्रीब्यूट्स में क्या होता है सर, मोर देन वन टाइप ऑफ, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी कंसिडर्ड फॉर ईच सैंपल। जितनी बार भी सैंपल होगी उस हर सैंपल के लिए आपको मोर देन वन टाइप ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करनी पड़ेगी। ये लॉजिक है एट्रीब्यूट्स का और वेरिएबल का। इसको 4 टाइप में इसलिए डिवाइड किया है, सिंगल, डबल, मल्टीपल, सीक्वेंशियल। सिंगल, डबल, मल्टीपल एंड सीक्वेंशियल। ओके, अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक एक। तो देखो सिंगल में क्या होता है, प्लान इन विच इंस्पेक्टर इज फोर्स टू मेक डिसीजन कंसर्निंग acceptability of a lot or a batch on basis of inspection of unit in one sample token। मैंने बताया था सैम्पलिंग यानी सिंगल में एक ही टोकन लिया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि इंस्पेक्टर को फोर्स किया जा रहा है डिसीजन लेने के लिए। किस साइज का डिसीजन, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बैच। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बैच यानी कि जो पर्टिकुलर आपने सैंपल बनाया है उसका एक बैच बन चुका है, ठीक है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर डिसीजन बनाना है कि वो एक्सेप्ट होना चाहिए रिजेक्ट होना चाहिए। तो उसके अंदर आपको वन सैंपल टोकन ही यूज करना है। लोड साइज है, बैच का साइज n है, स्मॉल n सैंपल का साइज है, c एक्सेप्टेंस नंबर कि कितनी एक्सेप्टेंस मिल गए हैं, एक बार दो बार, ठीक है। सो डबल दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय 2 सैंपल साइज अलोंग विद 2 सेट ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन नंबर। गौर फरमाइए गाइस, यहाँ पर रिजेक्शन नंबर की बात की जा रही है, विथ 2 सेट ऑफ, ठीक है, डबल है तो 2 की बात होगी। मल्टीपल में क्या होगा, 3 and 3 मोर सैंपल साइज अलोंग विद द 3 सेट ऑफ एक्सेप्टेंस रिजेक्शन नंबर बट बिफोर डिसीजन इज रीच्ड रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ लोट।
इस चीज़ को ध्यान में रखना, बिफोर डिसीजन इज रीच्ड रिगार्डिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ ए लोड। सिक्वेंशियल में क्या होगा, सिक्वेंशियली वर्क करेगा। सो डिसीजन इज मेड, इसमें आफ्टर होता है, इसमें बिफोर होता है, मल्टीपल में बिफोर होता है, ठीक है, तीनों में एक तरह से। बट सिक्वेंशियल में क्या होता है, डिसीजन इज मेड आफ्टर ईच आइटम इज इंस्पेक्टेड, एक आइटम को देखा जाएगा कंसर्निंग वेदर लोड शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड और सैम्पलिंग कंटिन्यूड, ठीक है। हर आइटम को देखा जाएगा कि क्या वो एक्सेप्ट हो चुका है या रिजेक्ट हो चुका है, या सैंपल को कंटिन्यूड कर दिया कि हाँ भाई चल रहा है, आगे स्विच करते जाओ, तो वो सीक्वेंशियल के अंदर देखा जाता है। अब अपन एक डायग्राम देख लेते हैं एक्सेप्टिंग सैम्पलिंग प्लान का, ASPB बोल देते हैं इसको। ये याद रखना है, एग्जाम में आए तो ये डायग्राम जरूर बना के आए, एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपका। तो देखो यहाँ पे इनकमिंग क्वालिटी आती है सबसे पहले, वो जाती है इंस्पेक्शन सेक्शन में। अब यहाँ पर ही तो सारे डिसीजन बनाए जाते हैं, अगर वो एक्सेप्ट करता है लोड को या बैच को तो वो आउटगोइंग क्वालिटी हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज रिजेक्ट हो गई तो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इनको रिप्लेस करेंगे जो जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट ऑफ सब स्टैंडर्ड आइटम बाय गुड वंस फ्रॉम असेंबलिंग्स एंड रिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। तो ये सब होने के बाद, रिप्लेसमेंट होने के बाद अगेन ये जाता है और आउटगोइंग क्वालिटी बन के निकलता है। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई वुड लाइक टू से, ठीक है। आ सकता है, आने को आ सकता है, छोटे में आ जाए बड़े में आ जाए, तो ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की क्या नीड थी जब हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट थी। पहली बात, क्वालिटी मैनेजमेंट हर पॉइंट पर क्वालिटी चेक नहीं करता है, बट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है, डिजाइन टू इम्प्रूव क्वालिटी एट एवरी लेवल, हर लेवल के ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में मैंने बता दिया हर लेवल के ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड वन चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाती है, द प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए परफेक्ट प्रोडक्ट बाय सीरीज ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर ए ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय एंटायर टीम टू प्रिवेंट एलिमिनेट एरर्स एट एवरी स्टेज इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड TQM। इसको समझते हैं पहले। TQM वही होगा जिसके अंदर एक ऐसी प्रोसेस होगी जो आपको परफेक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगी, बाय सीरियलाइजिंग मेजर करेगा वो काफ़ी सारी चीज़ों को, एफर्ट्स को बाय एंटायर टीम, और साथ के साथ वो एरर्स को हर स्टेज पे हटाता हो जाएगा, एलिमिनेट करता हो जाएगा। वही आप प्रोडक्शन, वही आपकी प्रोसेस है ना जो, वो आपकी TQM कहलाएगी रे, TQM कहलाएगी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहलाएगी। हर स्टेज पे आपके एरर्स को हटा रहा है, परफेक्ट प्रोडक्ट दे रहा है, वही TQM है। इसके अंदर बात करूंगा प्रिंसिपल्स की, बेनिफिट्स की, एक्सपेक्ट की। आ जाओ फटाफट आ जाओ, टाइम नहीं फिर अपने पास, और भी बनाना है फिर। ओके सो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, ठीक है। पहली बार भी आप काम करो तो प्रोड्यूस करो क्वालिटी वाला, लास्ट में भी करो तब भी प्रोड्यूस करना है। कस्टमर पे हमेशा फोकस करना है, ये TQM का प्रिंसिपल है। हैव ए स्ट्रैटेजी अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट करने के लिए हमेशा आपके पास स्ट्रैटेजी प्लान होने चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए, और एनकरेज म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड टीम वर्क। हर दूसरे आपको ईच अदर को म्यूचुअल को रेस्पेक्ट देनी है और टीम वर्क में काम करना है कि यस यू कैन डू इट, और सामने वाला भी आपको बोले यस यू कैन डू इट, तो उस काम करने का काम नहीं होता, फिर मज़े का मज़ा होता है गाइज, सही बता रहा हूँ आपको। सो बेनिफिट्स ऑफ TQM की बताएंगे तो देखो बेनिफिट्स क्या होंगे TQM यूज करने से। आप खुद सोचो ना, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, टीम वर्क में काम देखने को मिलेगा, वर्किंग रिलेशनशिप बढ़ेगी, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि टीम वर्क, साथ के साथ एम्प्लॉय को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा टीम वर्क में काम करके कुछ तरह से, क्योंकि काम बढ़ जाएगा और लोड वाला काम देखने को नहीं मिलेगा, प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, कम्युनिकेशन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी तो होगी TQM की बात हो रही। तो तीन एस्पेक्ट की जिनकी बात कर रहा था वो है आपकी काउंटिंग, कस्टमर, कल्चर। काउंटिंग, कस्टमर, कल्चर। काउंटिंग की बात करें तो कूल्स टेक्निकल ट्रेनिंग इन देयर यूज फॉर एनालाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग क्वालिटी प्रॉब्लम्स के अंडर में आता है। कस्टमर्स की बात करूँ तो क्वालिटी फॉर द कस्टमर एज ए ड्राइविंग फोर्स एंड ए सेंट्रल कंसर्न। तो कल्चर की तो आप शेयर करोगे अपनी वैल्यूज़ को, बिलीव्स एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड बाय लीडर्स एंड दैट डिफाइन एंड सपोर्ट क्वालिटी। कल्चर में आपको क्या होता है, एक्सपीरियंस एंड वैल्यूज़ शेयर करने को मौका मिलता है, आप एक दूसरे पे बिलीव करने लग जाते हैं, ठीक है, और काम नहीं लगता है। फाइनल चीज़ की बात कर लेता हूँ TQM में, ये वाला डायग्राम ये बना के आ जाओ, कुछ ही नहीं है, जो अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया वही है, कुछ ही नहीं है। TQM से क्या होगा, प्रोसेस थिंकिंग मिलेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय
कमिटमेंट होगा, स्ट्रेटेजी थिंकिंग मिलेगी, इंटीग्रेटेड होंगे, डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट होगा एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ TQM एंड होप्स आपको वीडियो में मजा आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सॉरी गाइज। सो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके।